मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो एक लिमिट के बाद अपनी सेल ग्रोथ बंद कर देते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी 3 टाइप्स के होते हैं। कॉर्नर्स में इनरेगुलरली थिकन होने का रीजन है कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। किसी को गोली मार देते हैं तो बहुत तेज आवाज भी होती है और वो जो इंसान है वो झटके से पीछे फेंका भी जाता है। कि बहुत ही अजीब, बहुत ही वियर्ड सा मैंने एग्जाम्पल दिया है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नूस? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और अब सेल वाले चैप्टर के बाद मैं लेकर आई हूँ वन शॉट टिश्यूज वाले चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट टिश्यू चैप्टर। मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, एंड आज हम लोग पूरा का पूरा टिश्यू का चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। फुल एनसीईआरटी रिवीजन हो जाएगी आपकी, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। और जहां पर जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लेना है एंड आई विल रिप्लाई यू विद द आंसर। एंड हाँ, लास्ट में कुछ MCQs भी होंगे जो सॉल्व करते हुए हम बाकी के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर टिश्यूज। अब देखो भाई, टिश्यू जो है, क्या है टिश्यू? उसके पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि सेल क्या होती है। सेल आप ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, लास्ट वन शॉट में देख चुके हो। सेल वाला जो चैप्टर था उसमें हर एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर करके मैंने आप लोगों को समझा दी थी। एंड इट इज द बेसिक यूनिट, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल क्या है इसका? नर्व सेल हो गया, या फिर कोई सा भी सेल है, लिवर सेल है, ठीक है। उसके बाद स्किन के सेल्स होते हैं, ओके, बहुत सारे सेल्स, ठीक है। तो हर ओवम है, स्पर्म है, ये सारे सेल जो हैं वो अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल्स होते हैं। दोज आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद जब बहुत सारे सेल जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर वाले और सिमिलर फंक्शन वाले एग्रीगेट कर जाते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो कि सेल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बीच का एक इंटरमीडिएट लेवल है, उसको हम कहते हैं टिश्यू। उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या है टिश्यू? ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका एक कॉमन ओरिजिन होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है और सिमिलर फंक्शन भी होता है, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सीमेंटिंग सब्सटेंस। जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। तो बेसिकली टिश्यू क्या है? एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है, एक सेलुलर लेवल है जो कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट यानी कि एक ऐसा लेवल सेल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन के बीच का लेवल, ठीक है। और वो बना किस चीज का होता है? सिमिलर सेल्स ऑफ सेम ओरिजिन, दे together carry out a specific function, they together carry out a specific function, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गन के बारे में। तो अलग अलग टाइप के जो टिश्यूज एक साथ वर्क करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं इनसाइड द बॉडी, वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक ऑर्गन, वो कंस्टिट्यूट करते हैं एक ऑर्गन। जैसे एग्जाम्पल है स्टमक, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारे क्या है? ऑर्गन्स है। अलग अलग टाइप के टिश्यूज एग्रीगेट करके दे आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ सेम फंक्शन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। तो अलग अलग ऑर्गन जब कोऑर्डिनेट करके एक स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो हम उसको ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन कंप्लीट करने वाले सिस्टम में जो भी ऑर्गन्स शामिल हैं,
हमारा माउथ है, हमारा बकल कैविटी है, हमारा फेरिंग्स है, फूड पाइप, हमारा स्टमक, हमारा लिवर, हमारे पैनक्रियाज, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं। वो ऑर्गन्स अलग अलग तरह के टिश्यूज से बने हुए हैं, वो टिश्यूज अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं, बट दे ऑल ऑर्गन्स आर वर्किंग टुगेदर फॉर अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेस, फॉर अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेसेस। फिर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? क्या होते हैं ऑर्गेनिजम्स? वेरियस ऑर्गन सिस्टम जो एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे और कंस्टिट्यूट करेंगे एक ऑर्गेनिज्म को। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ वर्क करेंगे और हमारे बॉडी को सस्टेन करने में हेल्प करेंगे, हमारी बॉडी को जिंदा रखने में हेल्प करेंगे। उन्हीं को कहा जाता है ऑर्गेनिज्म। अब जैसे हम एक ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमंस एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी के अंदर इस समय हर एक लाइफ प्रोसेस साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है। साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है मतलब एक साथ काम कर रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी चालू है। ऐसा नहीं है कि अगर हम खाना खा लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हो जाएगी, या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन हो जाएगा तो नर्वस सिस्टम ऑफ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हर एक सिस्टम साइमल्टेनियसली वर्क कर रहा है और हमारे इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को सस्टेन करवा रहा है, एग्जिस्ट करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन। नाउ अब हम जब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में ना, तो देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ टिश्यूज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। वो है प्लांट टिश्यूज और होते हैं एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। आपको प्लांट और एनिमल के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि आप प्लांट के टिश्यूज और एनिमल के टिश्यूज के बारे में जानो। तो प्लांट कैसे होते हैं? प्लांट होते हैं फिक्स्ड एट वन प्लेस। कैसे होते हैं प्लांट? फिक्स्ड एट वन प्लेस। फिक्स्ड एट वन प्लेस। नीड्स लेस एनर्जी, लेस मेंटेनेंस एनर्जी उनको चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि इधर उधर जाना है नहीं, एक ही जगह बैठे रहना है ना। इनकी टिश्यूज कैसी होनी चाहिए? थिक वॉल्ड और डेड होनी चाहिए। डेड होनी चाहिए ताकि वो प्लांट को सपोर्ट कर सके। थिक वॉल्ड होनी चाहिए, है ना। थिक वॉल्ड होनी चाहिए और डेड होना चाहिए ताकि वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। लिखो, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। तो हमारे प्लांट के टिश्यूज जो है ना वो दो अलग अलग तरीकों में डिफरेंशिएटेड, दो अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएटेड होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाते हैं एंड दे नेवर स्टॉप देयर सेल साइकिल और द सेल डिवीजन। परमानेंट टिश्यूज वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो एक लिमिट के बाद अपनी सेल ग्रोथ बंद कर देते हैं, तो वो परमानेंट हो जाते हैं। ये डिफरेंस होता है प्लांट टिश्यूज के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में। ठीक है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल सी होती है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स। स्टेशनरी हैबिट, दे आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। लिखा हुआ है, सब सारी चीजें सब कुछ वही है। दे आर नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सिंपल है, यानी कि नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड। फिर एनिमल टिश्यूज के बारे में अब हम बात करते हैं। एनिमल टिश्यूज किस टाइप के टिश्यूज हैं? लिविंग टिश्यूज हैं। दे शो एक्टिव लोकोमोशन। दे शो एक्टिव
लोकोमोशन, दे शो एक्टिव लोकोमोशन, और एक्टिव लोकोमोशन शो करने की वजह से उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, सो दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। ठीक है, नो डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इज फाउंड हियर, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं पाई जाती है, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं पाई जाती है। एनिमल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं एंड दे आर लेस यूनिफॉर्म, ज़्यादा ग्रो करेंगे, दे विल ग्रो मोर एंड दे आर लेस यूनिफॉर्म। एंड एनिमल के टिश्यूज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, मच कॉम्प्लिकेटेड देन द plant tissues. Organization is meant for high mobility of animals. High mobility, active locomotion, सेम चीज है, सेम बात है। ठीक है, आगे चलो। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। अब प्लांट के जो टिश्यूज है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये डिवाइडेड हैं, इनके दो टाइप्स हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन टाइप का होता है, एपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपाइकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। और परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, जाइलम और फ्लोएम। आपने इनके बारे में सुना भी होगा, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, तो ये सब है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। कुछ क्वेश्चंस मैं कराना चाहती हूँ इससे पहले कि हम प्लांट टिश्यूज को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ें। क्वेश्चन ये है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है टिश्यू की स्टडी के लिए, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या कहते हैं? फाइंड इट आउट एंड गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और फिर मैं बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ये क्या है? आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क आपको कहाँ करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। चलो आगे चलते हैं, अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की तरफ चलते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किस टाइप के टिश्यूज हैं? लिविंग टिश्यूज हैं। और किस चीज से बने हुए हैं? इमेच्योर सेल से बने हैं, जो केपेबल होते हैं सेल डिवीजन के लिए थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ टाइम ये सेल डिवीजन करते रहते हैं। और आपको पता है सेल डिवीजन से होता क्या है? सेल की ग्रोथ बढ़ती है। सेल डिवीजन से क्या होता है? सेल की ग्रोथ बढ़ती है, राइट। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो बेसिकली मेनली इंपॉर्टेंट हैं किस चीज़ के लिए? प्लांट के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, यही प्लांट का ग्रोथ करवा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स में कि दीज टिश्यूज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। सेम चीज हो गई ना कि अगर ये जिंदगी भर ग्रो कर रहे हैं, अगर ये जिंदगी भर सेल डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन में इससे सेल की ग्रोथ बढ़ती है। सेल की ग्रोथ बढ़ती है तो टिश्यूज भी बढ़ते हैं, टिश्यूज बढ़ते हैं तो ऑर्गन्स उनके और ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये वहीं पे प्रेजेंट होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वहीं पे प्रेजेंट होंगे जहाँ पर ग्रोथ हो रही होगी, यहाँ नहीं कि जो ग्रोइंग रीजन्स होंगे, ठीक है। इनके सेल्स में थिन सेल वॉल होती है, बहुत ही पतली सेल वॉल होती है, लेकिन इनका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस
इनमें कम पाई जाती हैं, यानी कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। क्या है? बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर लेस। सेल कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म, डू नॉट हैव वैक्यूल्स। वैक्यूल ज्यादा स्पेस लेता है, इसलिए इनमें वैक्यूल्स नहीं होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है। सेल्स कंटेन प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या होता है बच्चों? लास्ट वन शॉट में, सेल वाले वन शॉट में मैंने तुम लोगों को न्यूक्लियस का फंक्शन बताया था, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना। एक काम करना, हर एक बच्चा जो ये वन शॉट देख रहा है, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं जितने भी क्वेश्चंस बीच बीच में पूछ रही होंगी, जो जो भी होमवर्क दे रही होंगी, पॉइंट वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करते करते सारे के सारे आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख कर मुझे भेजना। ठीक है, मतलब भेजना क्या, तुम कमेंट कर देना, मैं देख लूंगी एंड देन आई विल रिएक्ट टू योर आंसर्स ऑल्सो। ओके, चलो। सेल कंटेन्स अ प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस, मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव यानी एक्टिव मेटाबॉलिक स्टेट होता है, और स्टोर्ड फूड इनमें एब्सेंट होती है। स्टोर्ड फूड इनमें एब्सेंट होती है। सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सेलुलर स्पेसेस नहीं पाया जा रहा है। तो लगभग सारे ही पॉइंट्स मैंने तुम लोगों को क्लियर कर दिए। ठीक है, अब फंक्शन क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ प्लांट बॉडी। एक छोटा सा प्लांट है, एक छोटा सा सैपलिंग है, मान लो वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, आप उसे ग्रो करता हुआ देख रहे हो, तो कौन कौन से रीजन्स में आप उसे ग्रो करता हुआ देख रहे होगे? आप उसके स्टेम को और ज़्यादा इलांगेट होते हुआ देख रहे होगे, आप उसके ब्रांचेस को और ज़्यादा फैलते हुए देख रहे होगे, आप उसके रूट्स को और ज़्यादा डेंस होते हुए देख रहे होगे, और उसके गर्थ को भी बढ़ता हुआ, उसके विड्थ को भी बढ़ता हुआ देख रहे होगे। तो यही काम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होता है, और वो प्लांट के लेंथ और विड्थ को बढ़ाने का काम करता है। लेंथ को बढ़ाएगा, लेंथ को इलोंगेट करेगा, एंड विड्थ को हम गर्थ भी बोलते हैं। एक छोटा सा प्लांट ले लो, उसकी स्टेम कितनी पतली सी होती है, आप आसानी से उसे अपने हाथों से तोड़ भी सकते हो, लेकिन वही प्लांट जब बड़ा होके पेड़ बन जाता है, बड़ा सा आम का पेड़ है, आप उसको हग कर लोगे पर तोड़ पाना इज नामुमकिन है ना। तो वो सारी काम कौन कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहा है। आगे चलो, क्लासिफिकेशन देखेंगे अब हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस किस चीजों में डिवाइडेड है। तो लोकेशन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एपाइकल मेरिस्टम, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ग्रोइंग टिप्स पे, जहां पर बिल्कुल एंड, जो एकदम छोर वाला जो रीजन होता है, एंड वाला जो रीजन होता है, उसको हम ग्रोइंग टिप्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम ग्रोइंग टिप्स कहते हैं। ठीक है, इन द लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। अपाइकल मेरिस्टम कहाँ पर एब्सेंट होती है? एल्गी में और फंजाई में एब्सेंट होती है। नाउ एपाइकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट के लिए। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है एपाइकल मेरिस्टम और उसका फंक्शन। क्या फंक्शन है? प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट कराना, प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट करवाना, ये इसका फंक्शन है। फिर हम बात करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पर प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो ये एपाइकल मेरिस्टम का ही पार्ट है जो थोड़ा सा ग्रोथ पीरियड में पीछे रह गई है। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होती है और बाद में चल के ये परमानेंट टिश्यू में भी कन्वर्ट हो जाती है। शॉर्ट लिव एंड आगे चल के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। शॉर्ट लिव है इसीलिए तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होगी ना। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि परमानेंट टिश्यू वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही हैं, पर वो दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, इसलिए वो परमानेंट हो चुके हैं। ठीक है, दे आर प्रेजेंट एट द बेसिस ऑफ लीफ और इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है? रुको बता रही हूँ। जैसे ये स्टेम है, ये स्टेम है, ठीक है, और यहाँ से लीव्स निकल रहे हैं। ये आपके लीव्स हो गए, ये आपके लीव्स हो गए, ऐसे करके। ठीक है,
तो ये वाला जो रीजन होता है ना, जहाँ से लीफ निकल रहा होता है, उसको हम नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटर नोड कहते हैं, उसको हम इंटर नोड कहते हैं। डन? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बेस ऑफ द लीफ या फिर इंटर नोड में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है, इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है, इधर एट द नोड एज इन ग्रासेस, बैम्बू, मिंट्स ऑफ द बेस ऑफ द पाइनस लीफ। और अब उनका फंक्शन क्या है, व्हाट आर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के ऑर्गन्स की लेंथ की ग्रोथ अलग है, प्लांट की ग्रोथ अलग है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ अगर हो रही है तो उसका लंबाई बढ़ेगा, उसका गर्थ बढ़ेगा। प्लांट के ऑर्गन्स की ग्रोथ अगर हो रही है तो इंटरकैलरी मेरिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। नाउ लास्ट है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, लेटा हुआ मेरिस्टम, ठीक है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो इस चीज को। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, और स्टेम और रूट दोनों के लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस ऑफ द प्लांट। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द डायमीटर, जिसको गर्थ या विड्थ भी बोला जा सकता है, और इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ध्यान से देखो, अगर कोई प्लांट है, अगर कोई प्लांट है और उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, तो ये होगा प्राइमरी ग्रोथ, ये होगा प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। अगर इसका विड्थ बढ़ रहा है ना, अगर इसका विड्थ बढ़ रहा है तो इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। आई होप अब आपको प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और इसे सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोला जाता है, लिख लो यहाँ पर, ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टम। और ये क्या करते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज को अराइज करते हैं, दे गिव राइज टू द वैस्कुलर टिश्यू। लिख लो यहाँ पर, दे गिव rise to the vascular tissue, they give rise to the vascular tissue, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्टेम और रूट की गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, स्टेम और रूट की गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। चलो आगे चलते हैं अब हम लोग परमानेंट टिश्यूज में। ये वो टिश्यूज होते हैं जो मैं बहुत देर से समझा रही हूँ आप लोगों को। ये वो टिश्यूज होंगे those cells that have lost the capacity to divide, formed by the division and differentiation of meristematic tissue, composed of those cells which have lost the power of division, lost the capacity of division, lost the capacity to divide, ठीक है, and attain permanent shape, size and function। एक permanent shape, size और function इनको मिल चुका है। अब ये दोबारा अपनी लाइफ में कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते हैं, इनका फंक्शन भी फिक्स हो चुका है, इनका शेप भी फिक्स हो चुका है, इनका स्ट्रक्चर भी फिक्स हो चुका है। परमानेंट टिश्यूज डेड भी हो सकते हैं या लिविंग भी हो सकते हैं, दोनों तरह के परमानेंट टिश्यूज देखे जा सकते हैं, ठीक है। इनके सेल्स ओवल शेप के भी हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के होंगे, परमानेंट टिश्यूज भी दो टाइप के होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब डिवीजन और डिफरेंशिएशन होती है in the cells of meristematic tissues, then it give rise to the permanent tissues। the division and differentiation of the, लिखो यहाँ पर, the division and differentiation of the cells of
cells of meristematic tissues give rise to permanent tissues, give rise to permanent tissues. डन है एवरीवन, डन है. सेल डिफरेंशिएशन में जो डेवलपिंग टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं वो चेंज होते हैं फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और क्या बन जाते हैं, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन जाते हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन. दे बिकम, लिखो, दे बिकम specialized, they become specialized for specific function, for specific function, they become specialized for specific function. आगे देखो, अब हम बात करेंगे पहले टाइप के परमानेंट टिश्यू में जो कि है सिंपल परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू, दो तरह के परमानेंट टिश्यूज होते हैं. शुरुआत में ही मैंने तुम लोगों को क्लासिफिकेशन में बता दिया कौन से दो टाइप के परमानेंट टिश्यूज होंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होंगे, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ठीक है, ये सेम टाइप्स ऑफ सेल से बने हुए होते हैं और इनका फंक्शन भी बिल्कुल कॉमन होता है, इनका फंक्शन भी कॉमन होता है, यानी कि दे आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. ठीक है, दे आर प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं. ठीक है, ठीक है, और ये भी तीन टाइप के होंगे. कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कुछ नहीं तो आप लोगों ने पैरेन्काइमा तो कभी ना कभी सुना ही होगा, कुछ भी नहीं तो पैरेन्काइमा तो कभी ना कभी सुना ही होगा. पैरेन्काइमा से शुरू करेंगे अब हम लोग. क्या है पैरेन्काइमा, लिविंग टिश्यू है. सबसे बड़ी बात पैरेन्काइमा की यही है कि ये एक लिविंग टिश्यू है और बेसिक पैकिंग टिश्यू है जो कंसिस्ट करती है रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स को. एंड हम इसको फंडामेंटल टिश्यू भी बोल सकते हैं, हम इसको फंडामेंटल टिश्यू भी बोल सकते हैं. क्यों फंडामेंटल टिश्यू, क्योंकि इट इज अ बेसिक काइंड ऑफ परमानेंट टिश्यू. जब परमानेंट टिश्यू की शुरुआत होती है ना तो वो इसी पैरेन्काइमा से ही होती है. थिन वॉल्ड होती है, थिन सेल वॉल होती है, दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज का ही सेल वॉल बनेगा प्लांट में, ये तो आप लोगों ने लास्ट वन शॉट में ही पढ़ रखा है ना. ओवल या स्फेरिकल शेप का होता है, ये ओवल या स्फेरिकल शेप का होता है. यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा, लिख देते हैं हम, ओवल और spherical shape, oval or spherical shape. Cells of these tissues have dense cytoplasm, छोटा सा न्यूक्लियस होता है और बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा के टिश्यूज में. दे आर यूजुअली लूजली पैक्ड, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन नहीं होता है इनमें, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते ये, और इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स. अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है सेल्स के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो. ये इंटरसेलुलर स्पेस हो गया, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस है, काफ़ी सारा अच्छा खासा स्पेस प्रेजेंट है ना सेल्स के बीच में. तो ये लूजली पैक्ड होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं. आगे चलो, अब हम बात करेंगे कॉलिन्काइमा के बारे में. कॉलिन्काइमा को फ्लेक्सिबल टिश्यू भी बोला जाता है. अच्छा, एक और चीज़, सेल वॉल इनकी सेलुलोज और पेक्टिन दोनों की बनी हुई होती है एंड इनका प्राइमरी फंक्शन होता है फूड स्टोरेज का. यहाँ पर लिखो, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, स्टोरेज ऑफ फूड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. ओके, ठीक है, डन है. फूड स्टोरेज का काम जो है वो पैरेन्काइमा करता है. फूड स्टोरेज का काम कौन करता है, पैरेन्काइमा. अब हम बात करेंगे कॉलिन्काइमा के बारे में. इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ये भी लिविंग होते हैं.
इलोंगेटेड होंगे, जैसे कि पैरेन्काइमा में ओवल या स्फेरिकल शेप का सेल पाया जा रहा था, इसमें कंपैरेटिवली इलोंगेटेड शेप पाई जाएंगी, इसमें कंपैरेटिवली इलोंगेटेड शेप पाई जाएंगी, या फिर कभी कभी स्ट्रक्चर इसका वैरी भी कर जाता है। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स में। कॉर्नर्स में इरेगुलरली थिकन होने का रीजन है किस चीज का डिपोजिशन, पेक्टिन का डिपोजिशन। किस चीज का डिपोजिशन, पेक्टिन का डिपोजिशन। कोने कोने में क्या पाया जाता है, पेक्टिन पाई जाती है, ठीक है। लोकलाइज सेलुलोज एंड पेक्टिन थिकनिंग हम इसको बोलते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, लिखो, लोकलाइज्ड सेलुलोज एंड पेक्टिन थिकनिंग। पेक्टिन थिकनिंग डन है। कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिलो द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। जैसे ही लीफ की एपिडर्मिस खत्म होती है, जस्ट उसके अंदर कोलेनकाइमा की सेल्स पाई जाती है। कहाँ पे, हर्बेशियस सिस्टम में, इन द फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिस। इन द फॉर्म ऑफ हाइपोडर्मिस। क्या काम होता है इनका, इनका काम क्या होता है, अच्छा ये मोनोकॉट्स में और रूट्स में एब्सेंट होते हैं और ये बहुत कम क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, पर पैरेन्काइमा बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमा का ही एक सब ब्रांच होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रख लेना। नाउ फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा, उसके बाद इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना फ्रॉम क्रैकिंग द ऑफ द लैमिना मार्जिन ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड। जैसे कि बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है या बहुत तेज लू चल रही है, गर्म हवा चल रही है, उससे हमारे नाजुक नाजुक प्लांट के पत्तों को कुछ नुकसान ना हो जाए, है ना, उसके उन पत्तों में क्रैक्स ना आ जाए, उनकी मार्जिन्स ना टूट जाए, इसके लिए वहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर में कहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेनकाइमा प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलो, provides flexibility to the plant, allows easy bending in various parts of the plant, leaf and stem without breaking। आप किसी छोटा मतलब इतनी हाइट वाले प्लांट को आसानी से बेंड कर सकते हो, पूरे के पूरे पेड़ को आप आसानी से बेंड कर सकते हो, है ना, उसके ब्रांचेस को बेंड कर सकते हो, लेकिन वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो वो चीज जो मिल रही है ना, ये क्वालिटी जो उनको मिल रही है वो कोलेनकाइमा से मिल रही है, वो उनको कोलेनकाइमा से मिल रही है। आगे चलो, लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा वर्ड जो लिया गया है स्क्लेरस से। स्क्लेरस का मतलब होता है हार्ड, ठीक है, स्क्लेरस का मतलब क्या होता है, हार्ड, और इसीलिए हम इसको स्ट्रेंथनिंग टिश्यू भी कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेंथनिंग टिश्यू भी कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं दोज आर डेड सेल्स और प्रोटोप्लाज्म उसमें नहीं होती। डेड है तो प्रोटोप्लाज्म हो ही नहीं सकती, डेड है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं हो सकती। एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, ठीक है, ग्रेटली थिकेंड विद द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, हो सकता है एमसीक्यूज में या फिर फिल अप द ब्लैंक्स में या किसी में भी, कि कोलेनकाइमा के कॉर्नर्स में किसका डिपोजिशन है और स्क्लेरेनकाइमा में किसका डिपोजिशन है, जिसके वजह से स्क्लेरेनकाइमा इज वेरी थिक। तो पेक्टिन और लिग्निन में कंफ्यूज नहीं होना है ना। कोलेनकाइमा में पेक्टिन की डिपोजिशन है और वो भी सिर्फ कॉर्नर्स वगैरह में, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा के वॉल में लिग्निन की डिपोजिशन होती है। लिग्निन एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, लिग्निन जो है वो वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, लिख लो यहाँ पर, वाटरप्रूफ मटेरियल, ठीक है। आप देखते होंगे पेड़ पौधे सर्दियों में, बारिश के मौसम में, गर्मी में, हर एक सिचुएशन में वो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं, है ना,
पर उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उनका पेड़ जो है वो वैसा का वैसा ही रहता है हमेशा। क्यों? स्पेशली जो उसकी बार्क होती है ना, उसका पेड़ की जो वो लकड़ी होती है वो बिल्कुल वैसी की वैसी रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्लेरेनकाइमा या डेड टिश्यूज प्रेजेंट हैं। डेड टिश्यूज, आप उस पेड़ को काटोगे, उसमें से लकड़ी निकाल लोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारी डेड टिश्यूज हैं, उसमें पानी का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, वो पेड़ कभी सड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट है और स्क्लेरेनकाइमा के चारों तरफ वॉल में लिग्निन है, लिग्निफाइड वॉल्स हैं, लिग्निफाइड वॉल्स हैं जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल की बनी हुई होती है। लिग्निन वाटरप्रूफ मटेरियल होता है। इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल ही नहीं होता, इट इज एब्सेंट। कहीं लिखा हुआ है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। एक्सेसिव थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स, उसकी जो कैविटी है, लूमेन है, वो लगभग एब्सेंट होती है और क्लोजली पैक्ड होते हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती है। कहाँ पाया जाएगा स्क्लेरेनकाइमा? स्टेम में, अराउंड वैस्कुलर बंडल, रूट्स, वीन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है। सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग्स होती हैं उसको भी आप ठंडी, बरसात, कुछ भी, किसी में भी आप रख के देख लो, वो खराब नहीं होंगे, ठीक है, वो खराब नहीं होंगे। क्या फंक्शन है इसका? मैकेनिकल टिश्यू जो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या है? एक तरह के मैकेनिकल टिश्यू है जो प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। इतने तरह के होते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, स्क्लेरेनकाइमा भी दो तरह की होती है, एक होता है स्क्लेरिड्स और एक होता है फाइबर्स। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा दो तरह के होंगे, एक होंगे स्क्लेरिड्स, रुको यार क्या लिख रही हूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स, स्क्लेरिड्स और फाइबर्स। आगे चलो, अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है और फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के भी क्या क्या टाइप्स होते हैं और किस तरह के वो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंसिस्ट करते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अभी आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा कि वो कंसिस्ट करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, इसीलिए उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स ही इस वजह से है क्योंकि दे कंटेन मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, ठीक है, दे वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। work together as a unit. So all these cells coordinate to perform a common function. वो सेम चीज हो गया। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या करेंगे, उनका फंक्शन क्या है? वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन कराना टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। सॉरी, नाउ कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी दो टाइप के हैं, जाइलम और फ्लोएम। आई होप आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम का। फटाफट से हम लोग देखेंगे कि क्या है जाइलम, क्या है फ्लोएम और क्या इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, यहां पर ही लिख देती हूं मैं, रुको। चलो, जाइलम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज वुड, और ये एक तरह का वैस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यू है, ऑल्सो नोन एज वुड। क्या है ये? वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू, वैस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यू
थिक वॉल सेल्स पाए जाते हैं कहाँ पर? इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेजेस। थिक वॉल सेल्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबुलर पैसेजेस। थिक वॉल्ड cells found in the form of tubular passages. Done everyone? I hope आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जाइलम भी 4 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। लिख लो यहाँ पर। ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स। अब हम बात करेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का भी फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का ही होता है बच्चों। फ्लोएम का भी फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का होता है, लेकिन वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? फूड मटेरियल या फिर सेल सैप। ठीक है, ये कंसिस्ट करती हैं दोनों पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। कंसिस्ट बोथ पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। पैरेन्काइमेटस एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स 4 तरह के एलिमेंट्स कंटेन करेंगे। कौन कौन से? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, डन है। देख लो, कंपेनियन सेल ऐसा होता है, सीव ट्यूब है, पैरेन्काइमेटस सेल्स भी हैं यहाँ पर, दीज आर द फ्लोएम सेल्स। फिर ये जाइलम है, ये पिट है, वेसल है, ट्रैकीड है, जाइलम का पैरेन्काइमा है। ठीक है, चलो फाइनली अब हम लोग आ रहे हैं एनिमल सेल की तरफ। एनिमल सेल अब पढ़ेंगे हम लोग। चलो अब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स। अब एनिमल सेल्स जो एनिमल की बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको हम एनिमल टिश्यूज बोलते हैं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं फ्रॉम दैट ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, या प्लांट टिश्यूज। नाउ एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के होंगे जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू भी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, फिर कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम में डिवाइडेड है। बात करते हैं हम मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू स्ट्राइटेड टिश्यू, नॉन स्ट्राइटेड टिश्यू और कार्डियक टिश्यू 3 तरह के टिश्यूज में डिवाइडेड है। फिर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू, जो कि जो लार्जेस्ट टिश्यू होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में एरियोलर, एडिपोज और फाइब्रस टिश्यू आ जाता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज और बोन आ जाता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नर्वस टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये क्या एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब ही होता है कवरिंग। क्या मतलब होता है इसका? कवरिंग। तो ये क्या है? कवरिंग द एक्सटर्नल सरफेस। किसी भी इंटरनल कैविटी को भी लाइन करना,
चारों तरफ से, वो भी एपिथेलियल टिश्यू का काम है, एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक है, ठीक है, ये हमेशा दूसरे टाइप के टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है, ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर टाइप्स ऑफ टिश्यू। लिख लो यहां पर, ऑलवेज ग्रोज ऑन सम अदर types of tissues, always grows on some other types of tissues। ये consist करता है हमेशा single layer of cells। लिखो यहाँ पे consist single layer of cells, consist single layer of cells। ठीक है, ये क्या करते हैं, कवर्स करते हैं ऑर्गन्स को, लाइन करती हैं कैविटीज को, प्राइमरीली प्रोटेक्टिव होती हैं इनकी फंक्शन, प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं फटाफट से सबके। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, जिसके सेल्स बहुत लार्ज होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होंगे और चिपटे से होंगे, फ्लैट होंगे। लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा सिंपल स्क्वामस, ब्लड वेसल की लाइनिंग में, क्योंकि ब्लड वेसल्स या जो नसें होती है ना हमारे वीन्स एंड आर्टरीज होती है, बहुत ही पतली पतली सी होती है, तो उनका वॉल भी बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में पाया जाता है, लंग की एल्व्यूलाई में पाया जाता है, ईसोफेगस में पाया जाता है, माउथ और चीक के लाइनिंग में, इंटरनल लाइनिंग में पाया जाता है। जैसे आप अपने गाल के अंदर ऐसे यहाँ पे टच करोगे, आपको बहुत ही सॉफ्ट सी मेम्ब्रेन ऐसे टच होने में आएगी। दोज आर स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फंक्शन होता है कि सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन किसके बारे में आपको लग रहा है, मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड लग रहा है ना, इतनी पतली होती है स्क्वामस एपिथेलियम की सेल्स, इतनी ही पतली होती है। अगला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जिसके सेल्स अरेंज्ड होते हैं पैटर्न ऑफ लेयर्स में, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। ठीक है, इसका लोकेशन क्या है, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑल ओवर द बॉडी सरफेस। ये क्या करेंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी टू द अंडरलाइंग टिश्यूज, इनके अंदर जो भी टिश्यूज है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। नाउ अब हम बात करेंगे कॉलमनर एपिथेलियल सेल से। कॉलमनर इसका नाम इसलिए है क्योंकि वो कॉलम्स की तरह ऐसे करके पाई जाती है, कॉलम्स जैसे दिखने में होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टॉल होंगे, सिलेंडर जैसे, पिलर्स जैसे ये होंगे। ठीक है, कॉलमनर इसीलिए बोला जाता है। पाए कहाँ जाते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में बस। क्यों, क्योंकि कॉलमनर एपिथेलियम का काम होता है अब्जॉर्प्शन करना, इसीलिए स्टमक और इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसी कॉलमनर एपिथेलियम में बहुत सारे सीलिया देखने को मिलते हैं, उसी को सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोला जाता है। इसमें छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक सीलिया आपको देखने को मिलेंगे। पाया कहाँ पे जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है आपका, विंड पाइप है। फिर लंग्स, उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम और बकल चेम्बर्स में भी ये देखने को मिलते हैं। फंक्शन क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना सीलिया क्या करता है, म्यूकस को पुश करता है, म्यूकस की मूवमेंट कराता है ताकि वो ट्रैक्ट क्लियर हो सके और हवा ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जा सके रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, फिर है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये क्यूब शेप के होते हैं, कैसे होते हैं ये, क्यूब शेप के होते हैं, एंड दे आर प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल लास्ट लेयर जो होती है स्किन की, वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पाए जाएंगे, किडनी ट्यूब्यूल्स में, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में पाए जाएंगे। इनका काम क्या है, अगेन ये अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं किसका, यूजफुल मटेरियल का। यूरिन से जो यूजफुल मटेरियल हमें निकलेगी वो उसका अब्जॉर्प्शन ये कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं लास्ट, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बना लेते हैं। ग्लैंड यानी हिंदी में कहें तो ग्रंथि।
ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन, अपने अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसे सिक्रीट करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन स्टमक, इंटेस्टाइन और पैनक्रिया। जहां जहां पर कोई भी चीज अगर रिलीज हो रही है ना, स्टमक में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। इंटेस्टाइन में भी सिक्रीशन पाया जाता है डाइजेस्टिव जूस का। पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है। तो जहां जहां पे सिक्रीशन होगा समझ लो वहां वहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। फंक्शन क्या है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। अब इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है? पहले बात तो ये इसका जो नाम है ना कनेक्टिव टिश्यू, तो ये वही काम कर रहा है, ये पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से। ठीक है, तो सेल्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। वाइडली स्पेस्ड, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, एंड एम्बेडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एंड एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैच्योर होती है ना मैट्रिक्स, वो डिसाइड करती हैं कि इस टिश्यू का क्या फंक्शन होगा। बेसिक फंक्शन जो है कनेक्टिव टिश्यू का वो है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड कीपिंग देम इन प्लेस। प्रोवाइड सपोर्ट टू different organs and keeping them in place। ठीक है, specialized to connect various body organs, various types of connective tissues are, 3 तरह के connective tissues हैं। पहला एरियोरल टिश्यू। एरियोरल टिश्यू जो है वो बना होता है जिलेटिनस मैट्रिक्स से, जो कंटेन करते हैं सेल्स इरेगुलरली अरेंज्ड फाइबर्स में। ये पाए जाते हैं हमारे स्किन और मसल के बीच में। ठीक है, अराउंड द ब्लड वेसल, हमारे ब्लड वेसल के चारों तरफ, नर्व्स में और हमारे बोन मैरो में भी ये पाए जाते हैं एरियोलर टिश्यू। और इनका काम है सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। फिर हम बात करेंगे एडिपोज टिश्यू के बारे में। बहुत ही सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये बना हुआ होता है फ्लैट के ग्लोब्यूल से, ये फिल्ड होता है फैट के ग्लोब्यूल से। स्किन के जस्ट बीनीथ ये पाए जाते हैं, अराउंड द किडनी और अदर इंटरनल ऑर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह। ये फैट क्यों प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में? हमें फैट की ज़रूरत क्यों है? ताकि हमारी बॉडी शॉक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, मूवीज में तुम लोगों ने देखा है कि ऐसे डायरेक्टली किसी को गोली मार देते हैं तो बहुत तेज आवाज भी होती है और वो जो इंसान है वो झटके से पीछे फेंका भी जाता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर ना कुशन या तकिया रख के उसको शूट करते हैं तो आवाज भी कम होती है और वो जहाँ है वहीं रह जाता है। ठीक है, बहुत ही अजीब, बहुत ही वियर्ड सा मैंने एग्जाम्पल दिया है, पर यहाँ पर उसी तरह से ये काम कर रहा है। फैट की जो लेयर होती है हमारे सेल्स में, हमारे स्किन के जस्ट बीनीथ, वो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करती है फ्रॉम हीट, फ्रॉम शॉक, फ्रॉम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और हमारी बॉडी स्टेबल रहती है फैट के उस कुशन जैसे स्ट्रक्चर की वजह से। वो कुशन जैसा हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलो, तो ये करेगी, इंसुलेट करेगी बॉडी को एंड प्रिवेंट करेगी लॉस ऑफ हीट। आप ठंड में मोटे मोटे कपड़े क्यों पहनते हो? ताकि जितने ज्यादा लेयर्स होंगे उतना ज्यादा हीट लॉस कम होगा, हीट आपकी बॉडी में बनी रहेगी। ठीक है, और ठंड आपको कम लगेगी। ठीक है,
Fibrous tissue mainly formed of fiber forming cells which form the tendons and ligaments. ठीक है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? स्पेस बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। टेंडन का काम होता है मसल को बोन से अटैच करना, लिगामेंट का काम होता है आपस में बोन्स और बोन्स को आपस में कनेक्टेड रखना टुगेदर एंड कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, कीप देम स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। चलो फिर हम बात करेंगे ओके स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज में सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, दो तरह के सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है कार्टिलेज, एक होता है बोन। कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे नोज के टिप पे, हमारे ईयर्स में, है ना, छोटे छोटे जगहों पर। बहुत फ्लेक्सिबल सा जो आपको स्ट्रक्चर लगे ना, हार्ड स्ट्रक्चर भी है पर फ्लेक्सिबल भी है, वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, कार्टिलेजनस रिंग होती है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉन पोरस होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, नॉन पोरस, सेमी ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? टिप ऑफ द नोज, एक्सटर्नल ईयर, हमारा ट्रैकिया, हमारा लैरिंग्स, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन्स के बिल्कुल एंड पर, एंड बिटवीन द वर्टिब्रा, वर्टिब्रा के बीच बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है? ये बोन के सरफेस को स्मूथ कर देता है जॉइंट्स के पास, जिसके वजह से जॉइंट्स में स्मूथ मूवमेंट हो पाती है, जॉइंट्स में स्मूथली मूवमेंट हो पाती है। क्लियर हो गया? चलो फिर हम बात करेंगे बोन के बारे में। बोन काफ़ी ज़्यादा हार्ड, स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल पोरस टिश्यू होता है जो लिविंग सेल्स कंटेन करता है। तभी तो हड्डी टूटने पर इतनी ज़्यादा दर्द होती है। लिविंग सेल्स है तो दर्द हो रही है, नॉन लिविंग होता तो दर्द उतना नहीं होता। बाल काटते हो दर्द होता है? नहीं होता, नॉन लिविंग सेल्स हैं ये। नाखून काटते हो दर्द होता है? नहीं होता, नॉन लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, चलो फॉर्म्स अ रिजिड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम ही किस चीज़ का बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है। किस चीज़ का? बोन्स का। ये फॉर्म करता है सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम इंसानों की बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी एक पर्टिकुलर शेप की होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी फैल रहे हैं, कहीं से भी निकल रहे हैं, कहीं से भी ग्रो कर रहे हैं। हमें पता है हमारा बॉडी कवर्ड है हेड, नेक, ट्रंक और लिम्स में। ठीक है, तो वो उस तरीके से शेप प्रोवाइड करेगा कौन? बोन्स। चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होंगे, दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? ब्लड और लिम्फ। ब्लड के बारे में सब पता है आप लोगों को, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। लिम्फ नहीं पता होगा, लिम्फ अभी मैं बताऊंगी। तो ब्लड रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कंसिस्ट करेगा प्लाज्मा, सेल्स। सेल्स कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है हीमोग्लोबिन का। वाइट ब्लड सेल्स वाइट कलर के होते हैं, पेल कलर के होते हैं बेसिकली, एंड वो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। प्लेटलेट्स में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर कहीं चोट वोट लग गई, कटवट गया, खून बह रहा है तो जल्दी से ब्लड को क्लॉट करवा देते हैं। ठीक है, ये सब काम होता है इनका। थ्रू आउट द बॉडी दे आर प्रेजेंट। ब्लड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। कहीं से भी बॉडी को काट के देख लो, भाई काटना मत। पता चला तुमने बोल दिया कि मैम ने बोला था कहीं से भी बॉडी को काट के देख लो, काटना वाटना मत, मैं बता रही हूँ। ठीक है चलो, और फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और स्टेब्लिश करता है कंटिन्यूटी विद इन द बॉडी। लिम्फ का काम क्या है? फ्लूइड जो सराउंड करती है बॉडी के सेल्स को और कंटेन करती है WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, उनको हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, ये भी थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती है और इनका काम है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना और डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डिजीजेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फाइनली अब हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू में। मस्कुलर टिश्यू आप लोगों को पता ही है किस तरह के टिश्यूज होंगे। मस्कुलर टिश्यूज मूवमेंट कॉज कराने वाले टिश्यूज होंगे। अगर आपको लगता है कि हड्डियों की वजह से आप मूवमेंट कर पा रहे हो, ना ना ना,
मसल्स अगर नहीं होंगे हड्डियों के साथ जुड़े हुए तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। बेसिकली मूवमेंट कॉज हो रहा है मसल्स की वजह से, ठीक है। सो मूवमेंट्स आर ब्रॉट अबाउट इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, लिखा हुआ भी है, प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी। मस्कुलर टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला स्ट्राइटेड मसल, इसको स्केलेटल मसल भी कहते हैं, स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं, वॉलंटरी मसल भी कहते हैं। 4 नाम है, स्ट्राइटेड, स्ट्राइप्ड, वॉलंटरी और स्केलेटल मसल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? ये लॉन्ग होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे और मल्टी न्यूक्लियस, एक ही सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल करती है और मसल्स के सेल्स को सबसे ज़्यादा सेलुलर एक्टिविटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। लोकेशन बोन से हमेशा अटैच होंगे, मसल्स हमेशा बोन से अटैच होंगे। फंक्शन क्या है? कोई भी वॉलंटरी मसल मूवमेंट करा लो, कोई भी वॉलंटरी मूवमेंट या लोकोमोशन करा लो। मेरा मन है यहाँ से यहाँ तक जाने का, मेरा मन है ऐसे ऐसे करके डांस करने का, मेरा मन है सिर को ऐसे ऐसे करके घुमाने का, तो ये मैं अपनी विल पावर के साथ कर रही हूँ, ठीक है, फुल कॉन्शियसनेस के साथ कर रही हूँ, वॉलंटरी कर रही हूँ। तो वॉलंटरी मूवमेंट करने पे वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह मैं कर रही हूँ। ये स्केलेटल से अटैच मसल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। उसके अलावा भी मसल्स होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। नॉन स्ट्राइटेड, जिसको स्मूथ मसल भी बोला जाता है, नॉन स्ट्राइप्ड भी बोला जाता है, इनवॉलंटरी भी बोला जाता है। इसके भी 4 नाम हो गए। मसल फाइबर्स इनमें स्मूथ होंगे और विदाउट स्ट्राइशंस। स्ट्राइशंस क्या होती हैं? धारियां, धारियां, ठीक है। मसल्स में ऐसे धारियां होगी तो ये कैसा होगा? स्ट्राइटेड होगा। लोकेशन, यूट्रस में पाए जाने वाला मसल हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाए जाने वाला मसल हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, आई की आइरिस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे अंदर जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जो मसल्स प्रेजेंट हैं, क्या उनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उनकी मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो इनवॉलेंट्री है और वो स्केलेटल बोन्स के साथ अटैच नहीं होती, इसीलिए वो नॉन स्केलेटल है, इसीलिए वो नॉन स्ट्राइप्ड भी है, ठीक है। और उनका काम है कैरी आउट मूवमेंट विच कैन नॉट बी कैरिड आउट बाय आवर कॉन्शियस विल। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगी कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो तभी होगा। अगर मैंने खाना खा लिया है तो अपने आप मेरी बॉडी के अंदर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स हैं वो अपने आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेंगे, स्टमक अपना काम करेगा, इंटेस्टाइन अपना काम करेगा और डाइजेशन कर देगा। ऐसा नहीं है कि मैं चाहूंगी तब जाके वो खाना नीचे तक जा रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कार्डियक या हार्ट के मसल के बारे में। ये बिल्कुल ही स्पेसिफिक मसल है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में पाया जाता है बच्चों। मसल सेल्स इसमें शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, सिंगल सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस, बिल्कुल सेंट्रल में प्लेस्ड न्यूक्लियस ऐसा होता है। फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, सिर्फ हार्ट के वॉल्स में ये पाए जाएंगे मसल्स। क्या काम है इनका? फंक्शन क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना कार्डियक मसल का। हमारा हार्ट हमेशा ऐसे 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 बीट करता रहता है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कौन करा रहा है? कार्डियक मसल करा रही है। हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के वजह से ही तो हम क्या कर पा रहे हैं? ब्लड की पंपिंग हमारा हार्ट कर पा रहा है। तो ये कार्डियक मसल बहुत ज़रूरी है, इनका सही से रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्हीं कार्डियक मसल्स में जब फंक्शनिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अपने रिदम पे नहीं कर पाते हैं, तब आता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नर्वस टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। न्यूरॉन क्या होते हैं? सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू होते हैं। क्या कंसिस्ट करेगी? सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट।
किस चीज के बने हुए होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स के बने हुए होते हैं, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। हर एक न्यूरॉन कंसिस्ट करता है 3 पार्ट, सेल, बॉडी, एक्सॉन, और ये तो लिखा हुआ है, चलो ठीक है। ये काम क्या करेगा? इट मीडिएट्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वाइस वर्सा। तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली, तुमने कुछ देख लिया, और बहुत ही शॉकिंग सी चीज देखी और तुम्हारे मुंह से निकल गया ओ माय गॉड, है ना? तो तुमने इंफॉर्मेशन लिया, तुम्हारे नर्व टिश्यूज ने उस इंफॉर्मेशन को गेन किया, तुम्हारे ब्रेन तक पहुंचाया, तुम्हारे ब्रेन ने प्रोसेसिंग की, और फिर तुम्हारे मसल्स को ये डायरेक्शन दिया कि भाई तुम कुछ तो बोलो, ऐसे देखते रह जाओगे, कुछ तो निकालो अपने मुंह से, तो तुम कह रहे ओ माय गॉड। ठीक है, तो ये काम है आपके नर्वस टिश्यू का। चलो फटाफट से ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड दिस क्लास। रैपिड इलोंगेशन ऑफ अ बम्बू स्टेम इज ड्यू टू, बम्बू के स्टेम का रैपिड इलोंगेशन कौन करा रहा है? लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, अपाइकल मेरिस्टम या फिर कैम्बियम? किस तरह का मेरिस्टम रैपिड इलोंगेशन बैम्बू स्टेम में कराता है? बैम्बू स्टेम में। इसका आंसर हो जाएगा बेटा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल? मैंने आपको बता रखा है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, कोलेनकाइमा लिविंग होता है, एपिथेलियल लिविंग होता है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है। अगला क्वेश्चन, गर्थ ऑफ स्टेम किसके वजह से इंक्रीज हो सकती है? वो इंक्रीज हो सकती है लेटरल मेरिस्टम के वजह से। फिर विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल? ट्रैकीड, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, वेसल्स। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स में क्या कैसे होते हैं? लोकलाइज और परमानेंट होते हैं, नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन, लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, या ग्रोइंग इन वॉल्यूम होते हैं? ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको फाइंड आउट एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, और मैं भी आंसर इसका दे दूंगी। ठीक है, नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन, ये तो फंक्शन है। गैसियस एक्सचेंज, ये भी फंक्शन है। कंडक्शन ऑफ वाटर, नो, एपिडर्मिस कभी भी वाटर कंडक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पे आंसर ये सही हो जाएगा मतलब। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, अभी मैंने बताया ना वो क्वेश्चन वाली बात, एडिपोज टिश्यू इज द राइट आंसर। देन नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, कहाँ पे नर्वस टिश्यू नहीं पाए जाते हैं? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, टेंडन्स में या नर्व्स में? टेंडन्स में नर्व टिश्यूज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इन डेजर्ट प्लांट्स रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस की वजह से वाटर ज्यादा लूज नहीं हो पाता? किसके प्रेजेंस के वजह से वाटर ज्यादा लूज नहीं हो पाता? बताओ, क्यूटिकल के प्रेजेंस से। ठीक है, लिग्निन और स्यूबरिन इज ऑल्सो राइट एट टू द सम एक्सटेंट, पर क्यूटिकल इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, इसमें से डेड एलिमेंट कौन सा है? कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। डू योर होमवर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के 1 शॉट में हम अब मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।